Hello everyone, welcome to Dronacharya IAS, and today we are going to discuss some very important the Hindu newspaper articles which will help you both in prelims and mains exam. आइए शुरू करते हैं न्यूज़पेपर डिस्कशन। सबसे पहला आर्टिकल यहाँ पर आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, दैट इज रिगार्डिंग दी फाइनेंस, क्लाइमेट फाइनेंस। रिसेंटली यू मस्ट बी नोइंग दैट एट बाकू इन बाकू अजरबैजान एक कोप 29 चल रही है यूएनएफसीसीसी की, दैट इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो ये जो बाकू पे ये कोप 29 अभी कैरी आउट हो रही है, इसके रिगार्डिंग डिफरेंट मुद्दे उठाए जा रहे हैं, डिफरेंट इश्यूज पर बात करी जा रही है। रिसेंटली जो प्रीवियस वीडियोस में हमने एक डिस्कस किया था इशू, दैट वाज रिलेटेड टू कार्बन मार्केट। तो अगर आपने वो इशू नहीं समझा है, नहीं पढ़ा है अभी तक, तो आप जाइए और उस वीडियो को कवर कीजिए। आइए शुरू करते हैं ये आर्टिकल। इसमें बोला गया है इंडिया सेज क्लाइमेट फाइनेंस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट गोल। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? क्लाइमेट फाइनेंस, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्लाइमेट फाइनेंस आखिर है क्या। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि जो भी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, मेजरली ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हुई हैं, दे वर एज अ रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। और जो भी कंट्रीज इंडस्ट्रियलाइजेशन में मेजर रोल प्ले करती थी, वो आज कौन सी कैटेगरी में आती हैं? डेवलप्ड कंट्री में। ठीक है, तो इससे हम डायरेक्टली ये एस्टेब्लिश कर पाए हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज थी, जो मेजर रोल प्ले किया इंडस्ट्रियलाइजेशन में एंड मेजर रोल प्ले किया ग्रीन हाउस गैस एमिशन में, उनका एक मेजर स्टेक है इन दी क्लाइमेट चेंज। तो अब ये इंडिया जैसी दूसरी लाइक माइंडेड कंट्रीज का जो ग्रुप है, मेजरली डेवलपिंग कंट्रीज का ग्रुप है, ये बोल रहे हैं कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग की जो ड्यूटी आती है वो डेवलप्ड कंट्रीज को उठानी चाहिए, बिकॉज आपका एक मेजर यहाँ पर रोल रहा है इन दी क्लाइमेट चेंज, राइट। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनको मिटिगेशन में और अडेप्टेशन में एक फंड की जरूरत है, और वो फंड, इसमें मेजर जो स्टेक रहना चाहिए वो डेवलप्ड कंट्रीज के थ्रू आना चाहिए। ये आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए जिसमें आप ये सोचें कि यहां से मुझे रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये मेरी कंट्री के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। ये सब सोचने के बजाय आपको ये एक यूनिलेटरल फंड की तरह से यहां पर लाना चाहिए, और वो जो फंड ऑलरेडी 2009 में डिस्कस किया गया था, उसमें आप अपडेशन की जरूरत है, एनसीक्यूजी की जरूरत है, राइट। तो ये एक मेजर ओवरव्यू हमने इस आर्टिकल के बारे में देखा है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात हमें यहाँ पर यही डिस्कस करनी है कि क्लाइमेट फाइनेंस क्या है। क्लाइमेट फाइनेंस जो कि सिलेक्ट किया, जो कि स्टार्ट किया गया था इन 2009 एट कोपनहेगन समिट कोप 15 में। जैसे ये कोप 29 है, ऐसे ही कोपनहेगन में एक कोप 15 हुई थी, जहां पर ये डिसाइड किया गया था कि डेवलप्ड कंट्रीज विल बी सेटिंग अप अ फंड ईच ईयर दैट विल बी अमाउंटिंग टू $100 बिलियन, राइट, $100 बिलियन। तो ये जो $100 बिलियन हैं, दे विल नॉट बी गिवन इन फॉर अ स्पैन ऑफ टाइम, या फिर 10 साल के लिए $100 बिलियन। नो, हर साल डेवलप्ड कंट्रीज $100 बिलियन देंगे डेवलपिंग कंट्रीज एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को मिटिगेशन और अडेप्टेशन में हेल्प के लिए। ठीक है, तो ये जो $100 बिलियन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, फाइनली ये कोप 16 में फाइनलाइज किया गया था कि 2020 से लेके 2025 तक, 2020 से 2025 तक, एवरी ईयर दे विल बी गिवन $100 बिलियन विल बी गिवन। ठीक है, तो यहां पर जो $100 बिलियन एनुअली दिए जाने थे, हालांकि वो टारगेट कंप्लीटली अचीव तो नहीं हुआ है, और 2025 नेक्स्ट ईयर, एज यू नो 2025 नेक्स्ट ईयर ही है, तो आने वाला है। तो दैट्स व्हाई नाउ द टॉक्स हैव बिगन एट कोप 29 इन बाकू, कि जो यहां पर ये टारगेट हमने सेट किया था, अब इसको रिवाइज करने की जरूरत है। जो फंड रिक्वायर्ड था उसमें और इंक्रीमेंट की जरूरत है, बिकॉज इट इज गोइंग टू हार्म दी डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। आप ये डेवलपिंग एंड अंडर डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर इंपोज नहीं कर सकते हो कि जो ट्रांजिशन कॉस्ट है हम आपसे ही वसूलेंगे, राइट। जो ट्रांजिशन कॉस्ट है, ट्रांजिशन किसमें? लो कार्बन एमिशन मार्केट या लो कार्बन एमिशन कंट्री। कार्बन एमिशन, बिकॉज क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज के पास एक मेन मुद्दा क्या है कि डेवलप भी करना है और साथ में एनवायरमेंट का भी ध्यान रखना है। अब दोहरी जिम्मेदारी है, जो ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं उनके पास सिर्फ एक ही काम था कि उनको डेवलप करना है, एंड नाउ दी अदर कंट्रीज आर
आर फेसिंग ट्विन प्रॉब्लम्स, दैट इज उनको इकोनॉमिकली भी ग्रोथ करना है एंड दे हैव टू टेक केयर अबाउट द एनवायरमेंट ऑल्सो। तो जो ये ट्रांजिशन करना है कि ग्रोथ के साथ साथ आप एनवायरमेंट का ध्यान रखो, ऐसी इकोनॉमी बनने के लिए you require certain funds and that fund should come from the developed countries and उसी को हम बोलते हैं क्लाइमेट फाइनेंसिंग। क्लाइमेट फाइनेंसिंग जो हेल्प करता है मिटिगेशन में, मिटिगेशन एंड साथ में हेल्प करता है अडाप्टेशन में। बिकॉज आप ये समझिए क्लाइमेट चेंज इज बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ग्लोबल वार्मिंग, इंक्रीजिंग ग्लोबल टेम्परेचर की वजह से ड्रास्टिक इवेंट्स देखने को मिलते हैं, एक्सट्रीमिटीज ऑफ वेदर पैटर्न्स देखने को मिलती हैं। तो उनकी वजह से जो डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको उनका एक मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमी हिंडर होता है, हैम्पर होता है एंड उसी को फंड करने के लिए डेवलप्ड कंट्रीज को यहाँ पर बुलाया गया कि आप यहाँ पर आप यहाँ पर जिम्मेदारी उठाइए एंड आप यहाँ पर फंड दीजिए। तो ये मिटिगेशन और अडेप्टेशन मेजरली अगर हम इसको समझें, मिटिगेशन में क्या आएगा कि जो यहाँ पर क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको, उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करें। जहां पर हम यूज कर रहे होंगे कोल बर्निंग पावर, कोल पावर को यूज कर रहे होंगे, वहां पर हम रिन्यूएबल एनर्जी को भी यूज कर सकते हैं। और अडेप्टेशन मतलब कि जो हो चुका है ऑलरेडी, जो आप बोल सकते हो चेंज हो चुका है, क्लाइमेट में बदलाव आ चुका है, उसके साथ अडेप्ट करने में उस इकोनॉमी को टाइम लगेगा और उसके लिए फंड्स भी चाहिए होंगे। तो यहाँ पर इंडिया की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी तरफ से ये जो फंड आ रहा है वो एक इन्वेस्टमेंट गोल की तरह नहीं होना चाहिए। दे शुड नॉट कंसिडर इट एज अ इन्वेस्टमेंट गोल, रादर दे शुड कंसिडर इट एज यूनिलेटरल ट्रांजिशन फंड, राइट। यहाँ पर यही बोला गया है इस आर्टिकल में कि climate finance cannot be changed into an investment goal when it is a unidirectional provision and mobilization goal। ये एक unidirectional है, इससे कोई रिटर्न मत समझिए, रिटर्न आपको हम एनवायरमेंट में ही करके दे सकते हैं, we cannot provide you monetary returns on that। ठीक है, तो ये इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आई है। यू मस्ट हैव नाउ अंडरस्टूड कि कोप जो 15 थी दैट वाज इन 2009 कोपेनहेगन में एक ये क्लाइमेट फंड का मुद्दा उठाया गया था। कोप 16 में यहाँ पर कैंकन में फाइनली इसको एस्टैब्लिश कर दिया गया था एंड इट वाज डिसाइडेड एंड इसको रीटरेट किया गया था 2015 में पेरिस एग्रीमेंट में भी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं दे विल बी फंडिंग दी अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज विद $100 billion ऑफ फंड ईच ईयर सो दैट दे कैन अडैप्ट, दे कैन मिटिगेट विद द चेंज ऑफ क्लाइमेट। तो इस वजह से यहाँ पर यही दोबारा से बात करी गई है कि अब जो फंड रिक्वायर्ड है उससे 100 बिलियन से काम ही नहीं चलेगा। नाउ इंडियंस एंड इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन गया है, इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेशन गया है, दे आर सेइंग नाउ वी रिक्वायर एटलीस्ट 1.3 ट्रिलियंस एवरी ईयर टिल 2030। 2025 से लेके 2030 तक का जो ट्रांजिशन हमें करना है उसमें डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ से 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स आने चाहिए, देन इट माइट बी पॉसिबल कि हम क्लाइमेट चेंज के साथ अडैप्ट एंड मिटिगेट कर पाएं। क्लियर है ये आर्टिकल, वी हैव डिस्कस्ड इन वेरी डिटेल। तो ये अभी कोप 29 में देखने की बात है, अभी तो चल ही रही है, तो इसमें जितने भी डिफरेंट यहाँ पर एरियाज डिसीजंस लिए जाएंगे वी विल बी डिस्कसिंग दैट। एक नया वर्ड यहाँ पर निकल के आया है इस बार, दैट इज NCQG, दैट इज न्यू क्वांटिफाइड गोल्स, राइट। यहाँ पर बात देखने न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स, तो यहाँ पर यही बोला गया है क्वांटिफाई मतलब फाइनेंस में एक मेजर ब्रेक थ्रू की हम ये एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं कोप 29 की तरफ से एंड एक मेजर स्टेक मांग रहे हैं डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ से सो दैट दे कैन फुलफिल देयर रिस्पांसिबिलिटीज। अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ से ये बोला गया है कि इट इज देयर ड्यूटी बिकॉज दे हैव बेनिफिटेड फ्रॉम द एनवायरनमेंट, दे हैव बेनिफिटेड फ्रॉम द क्लाइमेट, दे हैव रिलीज्ड ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस। तो जितना चेंज देखने को मिलता है ये मेजरली आपकी तरफ से ही हुआ है। सो इट इज योर ड्यूटी नाउ कि आप यहाँ से फंड, यहाँ पर आप डेवलपिंग कंट्रीज एंड डेवलप्ड कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को फंड दीजिए, राइट। तो इस आर्टिकल में यही डिस्कस किया गया है। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। ओके जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड। दिस इज अ सोशल, यहाँ पे आप सोसाइटी की तरफ से इसको देख सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के हिसाब से भी आर्टिकल यहाँ पर, इसमें एक पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं, लेट्स डिस्कस इट। सबसे पहले यहाँ पर आता है, हेडिंग पढ़ लेते हैं, नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड नॉट इफ यू आर रोहिंग्या रिफ्यूजी इन दिल्ली। बात क्या यहाँ पर करी गई है, इशू क्या है, रोहिंग्याज का इशू है। जो रोहिंग्या का इशू है दैट कम्स फ्रॉम द म्यांमार। तो रोहिंग्याज वर द एथनिक मुस्लिम माइनॉरिटी इन दी
प्रीडोमिनेंटली बुद्धिस्ट स्टेट, ठीक है। म्यांमार जो कि एक प्रीडोमिनेंटली बुद्धिस्ट स्टेट है, वहां पे ये एक रेखाइन स्टेट बुद्धिस्ट, जैसे हमारे पास डिफरेंट स्टेट्स हैं वैसे ही म्यांमार में भी डिफरेंट स्टेट है, तो रेखाइन स्टेट में मेजरली ये डोमिनेंट ग्रुप यहाँ पर था। लेकिन ये ओवरऑल अगर हम देखें, ये एक रिलीजियस माइनॉरिटी है, दैट इज मुस्लिम माइनॉरिटी, राइट। तो 1980s के बाद से इनको 1982 अगर हम स्पेसिफिक बोलना चाहें, 1982 के बाद इनको सिटीजनशिप डिनाई कर दी गई थी एंड दे वर ओप्रेस्ड, उनकी जो भी बेसिक ह्यूमन राइट्स थी वो भी वहां से छीन ली गई थी। एंड 2017 में एक हमें मास वायलेंस देखने को मिला है रोहिंग्यास के खिलाफ म्यांमार में, जिसकी वजह से क्या है, लार्ज नंबर ऑफ रोहिंग्यास fled to different countries, migrated to different countries just like Thailand, Malaysia, बांग्लादेश, इंडिया। बहुत सारे रोहिंग्यास को फ्ली करना पड़ा क्योंकि जहां पर वो रहते थे वहां पर ह्यूज वायलेंस देखने को मिला है इनके खिलाफ। तो जहां पर वायलेंस होगा वहां पर ह्यूमंस कैसे रह सकते हैं, राइट। तो इसी वजह से हमें लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेंट्स देखने को मिले हैं। इलीगल माइग्रेंट्स हम इनको बोल सकते हैं, रिफ्यूजीज हम इनको बोल सकते हैं, ठीक है। तो रिफ्यूजीज के केस में एक इंपॉर्टेंट कमीशन आती है यूएन की तरफ से, दैट इज यूएनएचसीआर, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर द रिफ्यूजीज, ठीक है। तो इसका जो गठन था वो 1950s में किया गया आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड ट्वाइस इट हैज बीन अवॉर्डेड विद द नोबेल प्राइज आल्सो। एंड इंडिया में भी इसका एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इंडियन रिफ्यूजी, इंडिया के केस में अगर हम रिफ्यूजीज का बात करें तो इंडिया में भी इसका एक इंपॉर्टेंट से रहता है यूएनएचसीआर का, राइट। तो रोहिंग्यास के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब जब ये माइग्रेट करके जाएंगे डिफरेंट कंट्रीज में तो वहां तो इनको घर तो कोई बना के दे नहीं सकता है, राइट, बिकॉज दे आर रिफ्यूजीज, वो अपना घर छोड़ के आए हैं। तो जहां पर भी ये फ्ली करेंगे विदाउट डॉक्यूमेंटेशन, विदाउट प्रॉपर आईडी कार्ड्स, तो क्या होगा इनके साथ, दे विल हैव टू लिव इन रिफ्यूजी कैंप्स। एंड रिफ्यूजी कैंप्स का आप सबको पता है वहां पर ना तो कोई फूड फैसिलिटीज होती है, ना कोई यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज है, ना सैनिटेशन फैसिलिटी है, ना कोई सिक्योरिटी सेफ्टी है। लगभग 75, इंडिया की बात करें 75% ऑफ रिफ्यूजी कैंप्स में विमेन एंड चिल्ड्रन रहते हैं। तो 75% विमेन एंड चिल्ड्रन की पॉपुलेशन है। तो अगर यहाँ पर हम इनकी बात करें सेफ्टी की, सिक्योरिटी की, बेसिक ह्यूमन राइट्स की, एजुकेशन की, स्किल की, तो जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं वो यहाँ पर सभी हिंडर्ड हैं, उनके ऊपर यहाँ पर एक डिनाइड किया जाता है बेसिक ह्यूमन राइट्स से, ठीक है। अब यहाँ पर मुद्दा डिस्कस करते हैं, दिस वाज द अ लिटिल बिट बैकग्राउंड, राइट। तो यहाँ पर बात करी गई है, इट इज द केस ऑफ दिल्ली, स्पेसिफिकली दिल्ली के एक स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो ये मुद्दा उठाया गया है, दिल्ली हाई कोर्ट के पास ये बात लेके जाई गई थी कि प्ली साइन करी थी कि कुछ स्कूल्स ऐसे हैं एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, कि वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट है उन स्कूलों में रोहिंग्या के बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। रोहिंग्याज आर डिनाइड, रोहिंग्या चिल्ड्रन are denied admission in the government school. I'm not talking about private school, I'm talking about the government school, ठीक है। तो गवर्नमेंट स्कूल में यहाँ पर डिनाई किया गया है। तो इसके खिलाफ एक प्ली लगाई गई कि राइट टू एजुकेशन अगर हम बोलते हैं तो हाउ दे कैन डिनाई द एडमिशन, राइट। तो यहाँ पर इनके पास क्या मुद्दा क्या है कि स्कूल वालों ने क्या बोला कि जो वैलिड आईडी कार्ड्स हैं वो स्टूडेंट्स के पास हैं ही नहीं, वो बच्चों के पास है ही नहीं, कोई भी इंडियन गवर्नमेंट आईडी उनके पास नहीं है, सो वी कैन नॉट गिव एडमिशन। बेसिकली क्या मांग रहे हैं, आधार कार्ड मांग रहे हैं, जो कि उनके पास ऑब्वियस है नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो केस है दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला दिस इज नॉट रिगार्डिंग अस, यहाँ पर हम नहीं इसको जज कर सकते हैं, दिस केस रेफर्स टू द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। क्यों? क्योंकि रोहिंग्यास को हमने अभी तक लीगली माइग्रेट नहीं करवाया है, हमने उनको लीगली रिकॉग्नाइज नहीं किया है, तो हम इसके ऊपर यहाँ पर कोई भी जजमेंट नहीं दे सकते। दिस केस रिलेट्स टू द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर रोहिंग्याज, आपको ये लग रहा होगा कि रोहिंग्याज अगर आप इतने समय से रह रहे हैं, व्हाई आर दे नॉट हैविंग द आधार कार्ड या कोई भी स्पेसिफिक कार्ड, तो उनके पास यूएनएचसीआर का कार्ड तो है, रिफ्यूजी कार्ड तो है उनके पास, लेकिन बोल रहे हैं यहाँ पे स्कूल में ये एडमिशन नहीं दे रहे हैं बिकॉज गवर्नमेंट कोई कार्ड उनके पास नहीं है, वो गवर्नमेंट आईडी कार्ड उनके पास नहीं भी है बिकॉज दे डू नॉट वांट टू डिस्क्लोज देयर आइडेंटिटी। अगर मान लो आपके आसपास कोई रिफ्यूजीज रह रहे हैं तो एक जनरल परसेप्शन, एक स्टीरियोटाइपिंग है, ये एक प्रीजुडिस है कि आपको लगेगा दैट दे आर क्रिमिनल्स, कोई भी क्राइम होगा उन्हीं के ऊपर शक जाएगा बिकॉज दे आर जॉबलेस, इकोनॉमिकली वो बहुत डाउन ट्रोडन वहां पर है, एंड सोसाइटी सोशली भी अगर उनको हम देखें दे आर एक्सप्लॉइटेड इन दिस सेंस। तो दैट्स व्हाई दे डू नॉट वांट टू डिस्क्लोज देयर आइडेंटिटी, दैट्स व्हाई दे लैक इन द डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस। कोई भी किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट उनके पास यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता है, राइट। तो इस वजह से रोहिंग्या
समुदाय के जो बच्चे हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है एजुकेशन में। फिर यहाँ पर जो एडवोकेट है जिन्होंने ये प्ली साइन करी है, उनका ये कहना है कि भैया राइट टू एजुकेशन में कोई भी यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन की तो जरूरत ही नहीं है, राइट। इफ यू कैन सी हियर, यहाँ पर ये क्लेम किया गया है, नो डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर चिल्ड्रन एडमिशन, दिस इज रिटन इन द आरटीई, राइट टू एजुकेशन, राइट। तो राइट टू एजुकेशन विच इज रिलेटेड टू आर्टिकल 21A, उसमें लिखा गया है कोई डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है, दिस इज द फंडामेंटल राइट। तो यहाँ पर आप मूव कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में भी डायरेक्टली आप मूव कर सकते हो, बिकॉज ये फंडामेंटल राइट है। तो यहाँ पर जो दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो रीजन आया है, उन्होंने ये बोला है कि द स्टूडेंट्स कैन नॉट बी डिनाइड द एजुकेशन, उनको एडमिशन डिनाई नहीं किया जाना चाहिए। दिल्ली के ही डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में रोहिंग्या के बच्चों को एडमिशन दिया गया है, ऐसा नहीं है कि उनको डिनाई कर रहे हैं। ये एक लोकल बेस पे अप्रोच यहाँ पर लगानी पड़ेगी, लोकल केस है, क्योंकि यूएनएचसीआर के जो कार्ड्स हैं उनके बेस पर भी एडमिशन दिया जा चुका है एंड दे सकते हैं, स्कूल्स एडमिशन दे सकते हैं। ये एक स्कूल स्पेसिफिक, एरिया स्पेसिफिक चीज है, तो इसके ऊपर हमें यहाँ पर एरिया स्पेसिफिक अप्रोच ही लगानी पड़ेगी। इसको कोई इतना यहाँ पर हम डिनाई नहीं कर सकते कि रोहिंग्या के बच्चों को यहाँ पर हम एडमिशन नहीं देंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल, राइट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल नाउ। आपको एक रीड जरूर देना चाहिए, आप इसको एग्जाम्पल को जब भी अगर आपसे, क्योंकि अभी फिलहाल पूरा वर्ल्ड जो जियो पॉलिटिक्स है उसमें बहुत ही टर्मोइल आया हुआ है। अगर हम रशिया यूक्रेन की बात करें, इजराइल पैलेस्टीन की बात करें, तो बहुत सारा हमें माइग्रेशन वहां पर भी देखने को मिलता है। सो यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन इन GS2 ऑल्सो कि रोहिंग्याज और डिफरेंट रिफ्यूजीज के कंसिडरेशन में अगर हम रखें क्वेश्चन को, तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस एंड इश्यूज दैट आर फेस्ड बाय द रिफ्यूजीज। तो उसमें एक एग्जाम्पल के तौर पे ये साइन कर सकते हो, ये लिख सकते हो कि आप यहाँ पर इनको एजुकेशन, बेसिक जो फैसिलिटीज हैं, बेसिक ह्यूमन राइट्स है, वो भी डिनाई कर दी जाती हैं, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल नाउ। हाँ जी, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज अनवेल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹6650 करोड़ फॉर द ट्राइबल वेलफेयर इन बिहार। तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा है। तो ये डाटा कितना पैसा दिया, नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी स्टूडेंट्स एंड इवन स्टेट सर्विसेज के लिए भी बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट होता नहीं है डाटा। आपको बस यहाँ पर ये देखना चाहिए कि किस मौके पर ये दिया गया है एंड उस मौके के ऊपर उसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो ये 15 नवंबर को ये इनोग्रेट किया गया है। 15 नवंबर को क्या सेलिब्रेट करते हैं, जनजातीय गौरव दिवस। तो जनजातीय यहाँ से आएगा शेड्यूल्ड ट्राइब, इसकी इंग्लिश होती है शेड्यूल्ड ट्राइब। तो जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर ये सेलिब्रेट किया गया है। एंड ये सेलिब्रेट किया क्यों जाता है, बिकॉज इट इज द बर्थ एनिवर्सरी, 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द बिरसा मुंडा। Who was बिरसा मुंडा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन से ट्राइबल रिवोल्ट में इनका मेजर रोल रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड इट हैज बीन आस्क्ड प्रीवियसली आल्सो इन वेरियस क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये जो 150th एनिवर्सरी है, ये थी बिरसा मुंडा की। तो 2021 से हर साल हम 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस सेलिब्रेट करते हैं। तो ये बिरसा मुंडा जी कौन है, बिरसा मुंडा वाज अ ट्राइबल लीडर, राइट, ट्राइबल रिवोल्ट का लीडर था। एंड इन्होंने कौन सा रिवोल्ट चलाया था, दैट इज फेमसली नोन एज उल्लूगन रिवोल्ट, राइट, इट इज फेमसली नोन एज उल्लूगन रिवोल्ट। क्लियर है। तो यहाँ पर ये जो आर्टिकल है इसमें इंपॉर्टेंट बात यही कही गई है कि जो ट्राइबल एरियाज हैं, शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज हैं, उनमें डिफरेंट यहाँ पर प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाएंगे। एक लार्ज अमाउंट ऑफ फंड रिलीज किया गया है ताकि जो स्कीम्स हैं उनका प्रॉपर वैलिडेशन हो सके, उनका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो सके एंड डेवलपमेंट ऑफ द ट्राइबल्स कैन बी सीन बाय अस, ठीक है। तो ये जो उल्लूगन रिवोल्ट की हम बात कर रहे हैं, बेसिकली जो बिरसा मुंडा जी हैं, उन्होंने एक मेजर स्टेप लिया था अगेंस्ट दी कॉलोनियल, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट हम इसको बोल सकते हैं। एंड अगर हम स्पेसिफिक होना चाहें, इट वाज एंटी क्रिश्चियन मिशनरीज, बिकॉज एट दैट टाइम क्रिश्चियन मिशनरीज वर ट्राइंग टू कन्वर्ट द ट्राइबल्स इनटू क्रिश्चियंस, ठीक है। तो इन्होंने एक कल्चर भी स्टार्ट किया था दैट इज नोन एज बिरसैत सेक्ट या बिरसैत कल्ट। तो ये बिरसैत सेक्ट क्या है, जिसमें जो उनकी ट्राइबल रिचुअल्स हैं, ट्राइबल प्रैक्टिसेस हैं, ट्राइबल उनके जो हेरिटेज है, उसमें प्राइड लेना शुरू करें जितने भी ट्राइबल्स हैं, और उनको रिवाइव करना शुरू करें, उनको खोने ना दे, जस्ट बिकॉज सम कॉलोनियल पावर इज ट्राइंग टू कन्वर्ट योर रिलीजन, राइट। तो इसीलिए उन्होंने एंटी जो हम बोल सकते हैं मिशनरी एक मूवमेंट चलाया था एंड साथ में एंटी कॉलोनियल मूवमेंट में भी इन्होंने एक मेजर रोल यहाँ पर प्ले किया था। फाइनली
1900 में इनको पकड़ लिया गया एंड अरेस्ट कर लिया गया था बाय द गवर्नमेंट एंड देन ही डाइड इन अनडिफाइंड सर्कमस्टांसेस, कभी भी बताया नहीं गया कि हाउ डिड ही डाई। तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये जो उलुगन रिवोल्ट है दैट वाज डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है, उलुगन रिवोल्ट वाज स्टार्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर, तो उसमें आपके सामने नाम आएगा बिरसा मुंडा एंड यू हैव टू टिक ऑन दैट, राइट। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ओके जी, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो अभी जैसे कोप हमें देखने को मिल रही है, कोप 29 बाकू अजरबैजान में इट इज गोइंग ऑन, तो वहां पर एक मेन मुद्दा उठाया गया है बाय द इंडियंस, राइट। इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी तरफ से प्रोटेक्शनिज्म के अगेंस्ट यहाँ पर एक मुद्दा उठाया गया है एंड एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर वर्ड निकल के आया है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। अब हमें बस अभी फिलहाल के लिए इसके ऊपर कोई फाइनल से नहीं आया है, कोई फाइनल टेक नहीं लिया गया है, बस सिंपल बात है प्रोटेक्शनिज्म मतलब क्या होता है, जब एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट आप देना शुरू कर देते हो अपनी खुद की कंपनीज को, तो और जब बाहर के जो कंपनीज हैं, जो डिफरेंट कंट्रीज हैं जिनके साथ आप ट्रेड कर रहे हो, उनका जो एक्सपोर्ट मतलब आपके देश में जो इंपोर्ट आता है उसके साथ आप प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देते हो, उनको आप नीचे रखना चाहते हो सो दैट योर कंपनीज एंड योर इंडस्ट्रीज कैन ग्रो हियर, ठीक है। ये यहाँ पर मेन मुद्दा है। अब प्रोटेक्शनिज्म के अगेंस्ट यहाँ पर बात उठाई गई है बाय द बेसिक कंट्रीज। बेसिक कंट्रीज में आ जाते हैं ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना। 2009 में ही ये ग्रुप बना था, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कोप 15 2009, तो उसी के अराउंड ये ग्रुप बना था एंड दे वांटेड लाइक माइंडेड कंट्रीज, दे वांटेड टू हैव अ से कि डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ से एक से किया जा, एक बात उठाई जानी चाहिए कि जो मेजर ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लाइमेट चेंज, दैट शुड ले अपॉन दी डेवलप्ड कंट्रीज नॉट ऑन दी डेवलपिंग कंट्रीज। आपका फर्ज बनता है कि आप यहाँ पर फंड में पैसा डालिए। तो इस आर्टिकल में मेजरली क्या बात करी गई है, इसमें डायरेक्टली तो ये नहीं बोला है यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पे, बट ये एक खबर हमें मिली है, यू कैन से अकॉर्डिंग टू लाइक दिस, कि जो ईयू है, यूरोपियन यूनियन है, उसकी तरफ से सीबीएम यहाँ पर लागू किया जा रहा है एंड नेक्स्ट ईयर से यहाँ पर हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर 2026 से ये कंप्लीटली लागू हो जाएगा। अभी तो ये ट्रांजिशन फेज में चल रहा है, तो उसके खिलाफ यहाँ पर आवाज उठाई गई है। क्या बोला गया है, कार्बन बॉर्डर मैनेजमेंट, ठीक है, सीबीए, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। इसका मतलब क्या है, सिंपल टर्म्स में समझे, यूरोपियन यूनियन के अंदर जो भी इंपोर्ट आएगा, राइट, अगर उसके साथ इंपोर्ट के साथ वहां पर ये बताया जाना चाहिए कि इस प्रोडक्ट के प्रोसेस में, इसको बनाने के प्रोसेस में कितनी ग्रीन हाउस गैस एमिशन हुई है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हुआ है, कितना कार्बन एमिट हुआ है एनवायरमेंट में, एंड उसकी तरफ से जितना यहाँ पर कार्बन में कार्बन रिलीज होगा, प्रोसेसिंग होगी, उसमें जितना कार्बन रिलीज हुआ है उसी हिसाब से इंपोर्ट टैक्स लगाया जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा इंडियंस के लिए, इंपोर्ट उनके लिए महंगा हो जाएगा, हमारे लिए भी एक्सपोर्ट इट विल बी, क्योंकि ये एक्सपोर्टर्स के ऊपर, हमारी इंडस्ट्रीज के ऊपर ही ये टैक्स लगाया जाएगा, जिसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट के ऊपर इंपैक्ट पड़ने वाला है, राइट। दिस इज नॉट स्पेसिफिकली फॉर इंडिया ऑब्वियसली, बट इंडिया ने ये आवाज यहाँ पर उठाई है बेसिक कंट्रीज की तरफ से, तो उन्होंने बोला है कि जो भी ये प्रोटेक्शनिज्म मेजर्स आप लगाते हैं एंड जो भी ये सिलेक्टिव मेजर्स यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, क्लाइमेट चेंज रिलेटेड यूनिलैटरल रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड मेजर्स, इनके खिलाफ यहाँ पर आवाज उठाई है। तो यहाँ पर बस सिंपल यही बात है कि जितना आप ये जो ये सीबीएम है, सीबीएम के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर एक प्रेफरेंशियल ट्रेड पे अगर आप यहाँ पर प्रेफरेंशियल नहीं बोलेंगे, जो आप प्रोटेक्शनिज्म कर रहे हैं उसके ऊपर कार्बन टैक्स लग रहा है, कार्बन टैक्स का कोई ऐसा फिक्स भी नहीं है कि भाई इतना ही टैक्स लगेगा, इट विल डिपेंड कि कितने कार्बन एमिशन हुआ है उसी के ऊपर। तो यहाँ पर सिंपल सी बात करी गई है कि आप पहले डेवलप हो चुके हो, नाउ यू हैव ट्रांजिशनड योरसेल्फ। यूरोपियन यूनियन के डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें कि आप तो ट्रांजिशन कर चुके हो इन लो कार्बन एमिटिंग इंडस्ट्रीज, हमें तो अभी ट्रांजिशन करना है, डेवलपिंग कंट्रीज को तो अभी ट्रांजिशन करना है, जारी है वो हम कर रहे हैं, उसी के बीच में आप ऐसा टैक्स लगाएंगे तो हम हमारी इंडस्ट्रीज कैसे डेवलप हो पाएंगी, राइट। तो इसके बीच में भी यहाँ पर एक मुद्दा उठाया गया है कि डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर ये एक काइंड ऑफ फ्री इंपोजिशन है कि आप लोग क्लाइमेट को चेंज ऑलरेडी कर चुके हो, कार्बन एमिट कर चुके हो और ट्रांजिशन भी कर चुके हो, और अब जो ये ट्रांजिशन की कॉस्ट है, जो डेवलपिंग कंट्रीज ऑलरेडी फेस कर रही हैं, उसके ऊपर आप एक और टैक्स लगा रहे हो, तो इसकी वजह से द डेवलपिंग कंट्रीज की जो इकोनॉमी है दैट इज गोइंग टू हार्म, उनके ऊपर इंपैक्ट, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है, राइट। तो इसके खिलाफ भी यहाँ पर आवाज उठाई जाएगी, देखना है कि क्या इसमें फैसला लिया जाता है, इस टॉपिक को कितना उठाया जाता है, कितना डिस्कस किया जाता है। विल जो भी इस पर मुद्दा आएगा, जो भी आर्टिकल आएगा, वी विल बी डिस्कसिंग इट इन लेटर time, later videos also. So keep watching the current affair videos, keep reading the newspaper, like the video, share the video and subscribe the channel. Thank you and have a nice day.